शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अलग विषय के बारे में। जब हम बात करते हैं सी फूड की तो आपके मन में किस चीज़ का विचार आता है? आप मछलियों के बारे में सोचते होंगे, जिसे आमतौर पर हम सी फूड के तौर पर जानते हैं। लेकिन अगर आपको हम ये बताएं कि समंदर के अंदर कई ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, ये पौधे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस कहें तो शायद गलत नहीं होगा। इसके अलावा भी इनके कई तरह के उपयोग हैं, यानी आप इन्हें इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के तौर पर भी जान सकते हैं। इनकी कई तरह की दवाएं भी बन सकती हैं, और इन्हें हम औषधीय भोजन के तौर पर भी जान रहे हैं, यानी इनमें इतने गुण हैं जो कि एक औषधि में होते हैं। हालांकि हमारे देश में अभी ये प्रचलित कम है, लेकिन धीरे धीरे सरकार के प्रयासों से किसानों तक पहुंचा जा रहा है और इसकी बाकायदा खेती कराने का प्रयास किया जा रहा है, यानी जल कृषि के माध्यम से भी इसे हम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, जिसे हम समुद्री शैवाल के नाम से जानते हैं। कौन कौन से शैवाल हैं, उनका किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, किसानों की आय में इससे कैसे वृद्धि हो सकती है, और क्यों हमारी सरकार इसे लगातार प्रोत्साहित कर रही है। हमारे देश के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इनको लेकर काफी संभावनाएं हैं, इसी पर करेंगे आज हम विचार विमर्श। और इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ नीतू प्रसाद जी हैं, आपसे थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर जे.के. जेना जी हैं, DDG ICAR, सर आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय पांडे जी हैं, उपायुक्त मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार में। तो बहुत खास मेहमान हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, जो कि न सिर्फ समुद्री शैवाल के बारे में बताएंगे, बल्कि साथ ही हम समझेंगे कि सरकार की कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन से प्रयास हैं जिसे अपनाकर हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। विश्व पटल पर बात करें तो भी भारत की भूमिका इसमें काफी अधिक हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें संगठित तौर पर और पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले तमाम जानकारियों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट। समुद्री शैवाल मुख्य रूप से समुद्री पौधों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का नाम है। इस तरह के शैवाल समुद्र के साथ साथ नदियों, झीलों और दूसरे जल निकायों में उगते हैं। ये भोजन, ऊर्जा, रसायन और दवाओं का नया स्रोत हैं। स्रोत भी ऐसा जिनमें कई तरह के पोषक, औद्योगिक, कृषि संबंधी गुण पाए जाते हैं। साथ ही इन्हें 21वीं शताब्दी का औषधीय भोजन कहा गया है। ऐसे ही जबरदस्त गुणों के चलते इन्हें अद्भुत पौधों की संज्ञा दी गई है। दुनिया भर में इस समय करीब 3.5 करोड़ टन समुद्री शैवाल का उत्पादन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $16.5 अरब के आसपास है। जहां तक भारत का संबंध है तो यहां के समुद्रों में करीब 844 प्रजातियों का पता चल चुका है। इनमें से 434 प्रजातियां लाल शैवाल की, 216 हरे शैवाल की और 194 भूरे शैवाल की हैं। इन सभी का कुल वजन 58,715 टन आंका गया है। लेकिन ये मात्रा हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी है। भारत में समुद्री शैवाल के 46 उद्योग चल रहे हैं। कम सप्लाई की वजह से ये अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तमिलनाडु और गुजरात के तटों पर बड़ी मात्रा में आपको समुद्री मिल जाएंगे। यहाँ के अलावा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के इर्द गिर्द भी ये पाए जाते हैं। सरकार को समुद्री शैवाल की अहमियत का अंदाजा है। उसका कहना है कि सीवीड फार्मिंग उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें तटीय समुदायों के लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है और बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने की भी। इसी को देखते हुए तमिलनाडु में सीवीड पार्क बनाया जा रहा है। 2021-22 के बजट भाषण में इस पार्क की घोषणा की गई थी। भारत में 22 लाख वर्ग किलोमीटर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है और महाद्वीपों से लगी 0.53 वर्ग किलोमीटर लंबी जल सीमा। इनमें समुद्री शैवाल उत्पादन और स्वदेशी सीवीड आधारित उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ये उद्योग मूल्यवर्धक उत्पाद, पौष्टिक औषधि, जैविक ईंधन और जैविक प्लास्टिक का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री शैवाल फार्मिंग 1.5 करोड़ लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की भी क्षमता रखता है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि इससे ना सिर्फ हम एक औषधि पौधे के रास्ते में एक नया विकल्प पैदा कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। इसे भी सरकार काफ़ी गंभीरता से ले रही है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि थोड़ा ये आज का विषय हटकर है, क्योंकि जब हम सी फूड की बात करते हैं तो मछली पालन हो गया, झींगा पालन हो गया, इसकी बात करते हैं। लेकिन सीवीड, समुद्री शैवाल, शायद इसके बारे में अभी तक आपने कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा। तो यही प्रयास है कि इसके बारे में हम आप तक जागरूकता फैलाएं। तो मैम, सबसे पहले नीतू जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पहले हम इसे समझ लेते हैं कि समुद्री शैवाल या सीवीड जिसे हम कह रहे हैं, वीड भी कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है, बहुत अच्छा है, तो क्या है ये, कैसे हम समझे इसे? सीवीड जिसे कि आप समुद्री शैवाल कहते हैं हिंदी में, उसका उपयोग बहुत ही पुराना है। और अगर हम सी फॉसिल्स के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट लाइक बिलियन ईयर्स से पहले भी उनका जो एग्जिस्टेंस है वो दिखाई पड़ता है जी। स्पेसिफिकली अगर बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि डायनासोर के पहले से भी सीवीड की पूरी एग्जिस्टेंस रही है। बट जनरली सारे तटीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग फूड में या औषधि के रूप में होता रहा है। रिकॉर्ड के अगर हम हिसाब से देखें तो 1500 साल पहले जापान में इसका उपयोग दिखाई पड़ता है हिस्टोरिकली। बट अगर हम बोले कि आम जनता का भी यूज़ कब से शुरू हुआ तो वो 500-700 साल पहले इसका जी जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसकी बजाय आम लोगों ने भी इसका शुरू किया, प्रचलन शुरू किया। और ऐसा बताते हैं कि जापान के जो किंग थे उनको रोज फ्रेश फिश चाहिए होती थी, तो उसके लिए उन लोगों ने तटीय क्षेत्र पे एक फार्म लगाया, एक्वाकल्चर फार्म, क्योंकि वो रोज तो फिश पकड़ना, फ्रेश फिश पकड़ना पॉसिबल नहीं था, मतलब देयर वाज अनसर्टेनिटी। तो उसी में जब इन लोगों ने फ्रेश फिश के फार्म लगाए तो उसके आसपास वो ग्रास जो सी वीड है वो मिलने लगा। हाँ, मिलने लगी। उसके बाद से वो धीरे धीरे लोगों में चलन हुआ और अब तो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अमेरिका में और सारे देशों में भी, इवन इंडिया में भी इसका प्रचार काफी बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफी इसका प्रचार बढ़ रहा है। और देखिए इतनी पुरानी इसकी हिस्ट्री, इतिहास इतना पुराना है, और मैम ने जैसे बताया कि डायनासोर से पहले के भी हैं ये। लेकिन इस खजाने को पहचानने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अभी भी देर नहीं है। हमारी सरकार इसको लेकर काफी प्रयास कर रही है। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि इसके इतने बहुआयामी उपयोग हो सकते हैं। जैना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये हमने कैसे समझा, कैसे जाना? क्या जो विदेशों में कार्य हो रहा है वो हमारा बेस रहा, या फिर हमारे देश में भी इस पर कुछ अनुसंधान हो रहे? देखिए, जो मैडम बोले कि इसका जो यूज़ बहुत दिन से लोगों को पता लग गया था जी। लेकिन उसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन आप देखेंगे वो लास्ट 50-70 साल से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जब 1950s का प्रोडक्शन देखेंगे हम, शायद लेस देन ए मिलियन टन प्रोडक्शन होता था, अबाउट 0.5 मिलियन टन।
आज के दिन में 36 मिलियन टन प्रोडक्शन है। जी। ये जो 36 मिलियन टन प्रोडक्शन इतना बढ़ा है, 50-60 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये सिर्फ खेती के वजह से। ऐसे नेचुरल तो जो मिलता है जहाँ आपका थोड़ा पत्थर थोड़ा जो एरिया में ज़्यादा है, रॉकी सबस्ट्रेट ज़्यादा है, ये ज़्यादा दिखाई देता है। जो नेचुरल कलेक्शन तो पहले होता था, जो ओवर द ईयर्स जो खेती का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। एंड जो मैडम बोल रहे थे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ तो आज के दिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया या फिलीपींस, ये 3-4 कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जी। जी। हाँ, और इंडिया में लास्ट 8-10 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहा है। लेकिन ये सिर्फ 10 साल में हम शुरुआत नहीं हुआ, 70s में, अर्ली 70s से भी ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, कैसे खेती करेंगे, जो नेट कल्चर हुआ, रोप कल्चर हुआ। बट ओवर द ईयर देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी। आज के दिन में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रोप कल्चर का है या रॉप कल्चर का है या ट्यूब नेट कल्चर का, सब टेक्नोलॉजी है जो खेती कर सकते हैं नए नए स्पेसिस। आज के दिन में इंडिया में भी हम अबाउट ज़्यादा तो हम नेचुरली कलेक्शन करते रहते हैं, अबाउट 20,000 टन्स हम हर साल में नेचुरली कलेक्ट करते हैं, जो सरगसम या टर्बिनेरिया, जो ब्राउन सीवीड। बट खेती के लिए फोकस कापाफाइकस का जो आज के दिन में ज़्यादा फोकस है, जो एक्सोटिक स्पेसिस है, उसके अलावा कुछ इंडिजिनस जो ग्रासिलेरिया जेलिडिया के ऊपर भी ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, कैसे फार्मिंग खेती करेंगे। जी सर, जैसे कि हम अभी दिखा भी रहे हैं, जो दर्शकों के लिए नई बात होगी अगर कि है क्या ये सीवीड, जिसे हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि बाकायदा इसकी फार्मिंग की जा रही है। तो देखिए, हम साथ ही साथ दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से समुद्र में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर, जो हमने देखा एक टटिया सी बनाकर डाली जाती है। सर ये क्या है? ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है। जो आप बोल रहे थे कि समंदर में मछली पालन सब जानते हैं, केज कल्चर में या झींगा पालन कोस्टल एरियाज में हम जब खेती बोलते हैं, सीवीड फार्मिंग इतना इजी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप मछली पालन जब करते हैं, खाना देंगे, उसको मैनेजमेंट करेंगे, पानी में मैनेजमेंट करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। ओनली बेस्ट लोकेशन आपको सिलेक्शन करना है, कहाँ बेस्ट हो सकता है, जहाँ टाइडल एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा, जहाँ थोड़ा पोल्यूशन लेवल कम होगा या सिल्टेशन कम होगा। ये कुछ एरिया जो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, अबाउट 24,000 हेक्टेयर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कोस्टल एरियाज में। सिर्फ नहीं कि कोस्टल एरियाज में कर सकते हैं, डीपर वाटर को भी जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम कोस्टल एरिया से इजीनेस के लिए करेंगे तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो आज के दिन में जो रोप आपका प्लास्टिक रोप, पहले तो कोयर रोप यूज होता था, मतलब आज जैसे के आप देखेंगे हम जाल डालते हैं, वैसे ही ये एक स्ट्रक्चर, एक ये कह सकते हैं कि बाम्बू का एक फ्रेम बनाएंगे, इसमें रस्सी डालना है एंड रस्सी के अंदर में जो सीवीड का जो फ्रैगमेंट इंसर्ट करना है, हर मतलब उसका बीज हुआ एक तरीके का, बीज बोल सकते हैं उसको तो, क्योंकि सीवीड एक है, जैसे हम पेड़ पौधा जब लैंड में बोलते हैं उसका रूट होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है, लेकिन सीवीड में इसे कुछ डिमार्केटेड नहीं है, हम उसको थालस बोलते हैं। तो एक फ्रैगमेंट काट के उसमें डाल सकते हैं, उसको सीड मटेरियल बोल सकते हैं। बेसिकली सीवीड की रूट्स नहीं होती है, वो फ्लोटिंग होता है। तो फ्लोटिंग के लिए उसको बेस देना पड़ता है, अगर वो बह जाएगी, समुद्र में बह जाएगी, तो उसके लिए एक राफ्ट बनाते हैं। तो उसका वो एक बाउंड्री, बेसिकली यू आर फिक्सिंग द बाउंड्री आप बनाते हैं, तो उस बाउंड्री के अंदर ही वो रहती है। ये वो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो बैम्बू का स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर वो एक राफ्ट टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप राफ्ट की जो बात करें मैम, वो यही है जो हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। ये राफ्ट में थ्रेड लगा है, उसी में। और ट्यूबनेट में भी आजकल एक नई टेक्निक आई है, तो 3 टेक्निक से कर सकते हैं। एक बैम्बू का कर सकते हैं, राफ्ट कर सकते हैं, या फिर ट्यूबनेट, बड़ी बड़ी ट्यूबनेट में उनका वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। या फिर मोनो लाइन भी होती है, जिसमें कि सेम राफ्ट की तरह ही वो लटकती है, इंस्टेड ऑफ लाइक स्ट्रक्चर वो लटकती है, तो उस पे वो सीवीड को ग्रो किया जाता है। ठीक है सर, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि अभी मैं तस्वीरों में भी देख रही हूँ कि मुझे तो ये थोड़ी सी एल्गी जैसी लग रही, जो काई पड़ जाती है वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, और ये समुद्री पौधे हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसे हम भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भोजन में किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है? जना सर। ऐसे ट्रेडिशनली आप जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मैडम भी बोल रहे थे, पहले तो लोग खाने में शुरुआत किए थे, सलाद में या इसे खाने में यूज होता था, या फोडर में भी एनिमल को खाने देने के लिए भी यूज होता था।
एंड ये जो मैडम भी बोल रहे थे कि इंडिया में ज़्यादा तो हम लोग खाते नहीं, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जैसे कोरिया चापन हुआ, सलाद में जैसे जो रॉ खा सकते हैं, या इवन प्रोसेस्ड करके भी उसको जेली बना के, इसके आज के दिन में भी इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट आ गया जो आपका योगर्ट में यूज हो सकता है, न्यूट्री ड्रिंक्स में यूज हो सकता है, बिस्किट में यूज हो सकता है, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें हम डाल सकते हैं। तो आज के दिन में इसका तो यूज काफी ज्यादा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसीलिए हम इसे मेडिसिनल फूड या फिर क्या औषधीय भोजन कह रहे हैं कि आप इसको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग चीजों में मिलाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जी कुछ कहना चाहिए। औषधीय गुण इसमें बहुत ज्यादा है। सिर्फ जो लास्ट फ्यू इयर्स जो 8-10 साल का हमारा शोध में हम देखे हैं, इसमें कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स है जो बहुत हेल्पफुल है जो हेल्थ बेनिफिट के लिए। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग जो देखे हैं कि एंटी आर्थराइटिस के अगेंस्ट में, ओबेसिटी के अगेंस्ट में, या थायराइड के अगेंस्ट में, कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट में, या इवन जैसे डायबिटीज, एंटी डायबिटीज के अगेंस्ट में, या इम्यूनो बूस्ट जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ प्रोडक्ट हम लोग डेवलप किए हैं, जिसका सबका पेटेंट हुआ है और इसका कमर्शियलाइज भी हुआ है। आज के दिन में मार्केट में ये सब अवेलेबल है। एंड आज के दिन में न्यूट्रिस्यूटिकल, इंडिया का जो सीवीड का न्यूट्रिस्यूटिकल्स, इंडिया में जितना न्यूट्रिस्यूटिकल मिलता है, सीवीड बेस्ड न्यूट्रिस्यूटिकल्स फॉर्म्स अबाउट 2% ऑफ द न्यूट्रिस्यूटिकल्स। जी बिल्कुल, जैसे यूज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा तो है। पोषक तत्वों से भरपूर जो इससे उत्पाद बन रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आगे आपसे बात करूंगी कि कौन कौन से किस किस प्रकार के, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, एक तो किसान देख रहे हैं, वहीं दूसरे अगर दर्शक जो इसे लेना चाहते हैं वो कहाँ जाए, इसमें मैं आगे बात करूंगी। अब मैं डॉक्टर संजय जी से जानना चाहूंगी। सर, जैसे सर ने बताया कि ये रॉ फॉर्म में भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम इसके प्रोसेस्ड फॉर्म की बात करें तो वो प्रोसेसिंग या मूल्य संवर्धन या फिर उस तरह से इसको तैयार करना जो कि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, चाहे वो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हो या फिर फूड की तौर पर, तो वो क्या है सर, उसके बारे में कैसे समझाएंगे? जी, जैसा अभी डॉक्टर जैना सर ने बता रहे थे, सीवीड को हम लोग ऐसे ही वंडर प्लांट्स नहीं बोलते हैं। इसके अंदर ऐसी कई सारी खूबियाँ हैं जो बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी रूप से काम में आ रहे हैं। ये भोजन में, ऊर्जा में, रसायन में और उर्वरक के रूप में भी इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। न केवल दूसरे देशों में बल्कि हमारे देश में भी उर्वरक के रूप में भी इसका अच्छा इस्तेमाल शुरू हो चुका है पिछले 1 दशक से, और इधर पिछले 2-3 सालों से इसकी डिमांड कई गुना बढ़ी है और फील्ड में इसकी इतनी लोकप्रियता हो गई है कि इस बेसिकली अगर देखा जाए तो सीवीड का जो प्रोड्यूस है, तो रॉ सीवीड जो एक पौधे के रूप में निकलता है, उसको सेलेक्ट करके उससे धूल और ये उसके जो समुद्र के दूसरे तत्व उसमें लगते हैं जो खेती करने में, उनको छांट करके जो महिलाएं हैं, तटीय क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिनको अपने रेगुलर कामकाज के अलावा इसको भी हम लोग सीवीड में इंगेज करके उनको एक आमदनी का जरिया देते हैं, वो लोग इसको सेग्रीगेट करके अलग करते हैं और उसके बाद में वो नियर बाई इंडस्ट्रीज़ को जाता है। इंडस्ट्री में उसको आप प्रोसेस करते हैं, एक तो उसको क्रूड जो एक पौधा है उसका सैप निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। उस सैप का प्रयोग जो एक लिक्विड के रूप में आपके सामने में आ जाता है, वो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। कौन सा इसमें कंटेंट क्या होता है जो आप बता रहे हैं बायो फर्टिलाइजर होता है इसमें? जो भी आपके रासायनिक फर्टिलाइजर होते हैं जो कि फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उनके इस्तेमाल के बजाय जब हम इसको सीवीड के द्वारा जो सैप निकलता है, इस सैप में आपके 2 गुण होते हैं। एक तो बायो स्टिमुलेंट बोलते हैं इसको, जो नेचुरल ग्रोथ है किसी भी प्लांट की, इट में भी ये क्रॉप, एक जैसे फसल हो सकती हैं, वो फसल आपके गेहूं या धान या आपके कुछ फ्रूट्स वगैरह, मल्टीपल वैरायटीज में हमारा जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसने इसका छिड़काव करके उन फसलों में इसका प्रभाव देखा है। एक अच्छी स्टडी की गई है कई पौधों में और कई क्रॉप्स में, और इसके छिड़काव से उनमें न केवल कीटनाशक बल्कि उनकी
ग्रोथ को भी ये ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाता है। मतलब तो कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं हो करके ऑर्गेनिकली हम लोग अपनी फसल की जो वृद्धि है उसको 1.5 से 2 गुना तक भी कई केसेस में फसलों की बढ़वार में इसका बहुत अच्छा जी हाँ, जी हाँ, फसलों को कम समय में या जितना समय में उस अनुमानित समय में उसकी ज्यादा पैदावार होना, उसमें कीड़े या अन्य प्रकार के रोगों का ना होना, एक तो उसका ये सिंपल जो सैप निकल करके आ रहा है उसका यूज हो जाता है। दूसरा, इसका जब इंडस्ट्री के अंदर में जाता है तो उसका प्रोसेस करने के बाद में अगार करके एक प्रोडक्ट निकलता है जो जेली टाइप का होता है, कैराजिनेन निकलता है। सीवीड 3 तरीके के होते हैं, आपका रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है और ग्रीन एल्गी होती है। सो हमारे भारत में चूँकि हम लोग ट्रॉपिकल हैं इन्वायरमेंट में, और हमारे यहाँ पे तीनों तरीके की सीवीड की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारे यहाँ कुल 844 प्रजातियाँ सीवीड की हम लोगों ने अभी तक खोजी है, हमारे वैज्ञानिकों ने, जिनमें से 434 प्रजातियां हैं जो लाल शैवाल की हैं, रेड सीवीड बोलते हैं उसको, और 216 प्रजातियां हैं हमारे यहाँ पे हरे शैवाल की, ग्रीन सीवीड की, और 194 भूरे शैवाल की। सो बेसिकली जो भूरा शैवाल और लाल शैवाल है, इनमें से जो प्रोड्यूस निकलते हैं अगार अगार या कैराजिनिन जो निकलते हैं, ये जेली फॉर्म में होते हैं और इसका आपका मल्टीपल यूज होता है इंडस्ट्रीज में। जी जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि कितनी सारी प्रजातियां हैं, और देखिए हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जलवायु है, इससे ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हम विभिन्न तरह की जैव विविधता अपने देश में देख पाते हैं। और जब हम समुद्री शैवाल सीवीड की बात करें तो सर ने भी बताया कि उसमें तीनों तरह की प्रजातियां हमारे यहाँ पैदा होती हैं, यानी हमारा देश हर प्रकार से बहुत ब्लेस्ड है। बहुत, अगर हम प्राकृतिक संपदा की बात करें तो उसमें हम बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर स्थिति में हैं। बस ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों का सही डायरेक्शन में, सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, जिससे ना सिर्फ नागरिकों को लाभ हो बल्कि हमारे किसानों की आय में भी वृद्धि हो। फिलहाल यहाँ पर हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस पूरे क्षेत्र को संगठित करने के लिए, एक दिशा देने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा। आज हम बात कर रहे हैं समुद्री शैवाल यानी सीवीड के चमत्कारी पौधे, अगर इन्हें हम कहें समुद्र के तो गलत नहीं होगा। कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श, और आज हम बात कर रहे हैं सीवीड के कमाल की, समुद्री शैवाल, कैसे ये हमारे लिए एक वरदान है और इस क्षेत्र को संगठित कर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण में इसका काफ़ी लाभ हो सकता है, और ये हमें एक तरह से कहें औषधीय भोजन की तरह हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी हैं। बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नीतू जी है। मैम, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि सर ने बताया कि बहुत हमारे यहाँ संभावना है इस क्षेत्र में, लेकिन आवश्यकता है कि इसे संगठित किया जाए। हालांकि 70 साल से हमारे देश में से हम जान रहे हैं, 8-9 साल से इसमें काम हो रहा है, लेकिन अब तेज़ी आई है, इसे और सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो प्रयास क्या है? जैसा कि आप सभी ने बताया कि बहुत ज़्यादा लाभ हैं सीवीड में। तो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का को लॉन्च किया जी, तो उस टाइम पे ही जैसे वो विजनरी लीडर हैं, तो उन्होंने एक डायरेक्शन दी डिपार्टमेंट को कि जब ये योजना शुरू हो तो इस योजना में प्रॉपरली इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी लाई जाए और फंड भी उसके लिए अलॉट किया जाए। तो उसी के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने अभी तक लगभग 200 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए हैं। और जैसा जेना जी ने भी बताया कि इसमें बहुत ही औषधि के गुण हैं। मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है या जो विश्व की भी जनसंख्या बढ़ रही है, तो आगे के लिए जब लोगों को फूड के लिए, आपको पता है कितने एग्रीकल्चर में हमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं, तो ये एक सीवीड एक बहुत अच्छा
सब्स्टिट्यूट बन सकता है प्रोटीन को देने के लिए। और दूसरी बात, इसमें बहुत ही विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, विटामिन ए, सी, पी, डी, और ये सीवीड है तो सी से रिलेटेड उसका फैटी एसिड्स भी होता है, और बहुत सारे मतलब इसमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जैसे डॉक्टर जेना ने बताया। और जो लाइफ स्टाइल के डिजीजेज है बेसिकली उसको कम करने के लिए सीवीड बहुत ही उपयोगी है। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, प्लस ओबेसिटी को भी बहुत कम करता है। तो सब बहुत लोगों के लिए बहुत शुभ बात होगी कि वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और वेट से रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज है, जैसे कि हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, या फिर डायबिटीज़ है, या आर्थराइटिस है, कैंसर है, ये सब को भी कम करने के लिए, बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन जो होती है बॉडी में उसको रिड्यूस करता है। तो ये सबको जानते हुए सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया। और अभी तक हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में लगभग 200 करोड़ का सारे तटीय क्षेत्रों को आवंटन भी किया है। और 2023 में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इनॉग्रेशन भी किया तमिलनाडु में सीवीड पार्क का, लगभग 127 करोड़ का। तो ये जो पार्क है उसमें बेसिकली सारा इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि तमिलनाडु में मंडपम से ये सारी जो भी एक्टिविटी शुरू हुई वो मंडपम से शुरू हुई, वो केंद्र है। तो उस केंद्र को के आसपास रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला करके स्पेशली वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने का, जो भी बहुत सारी वुमेन इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने का, प्रोसेसिंग का, ये सारे के लिए सीवीड पार्क का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। और हमारी ये भी पॉलिसी है कि हम इस तरह के जितने भी पार्क हैं, सीवीड पार्क हैं, सारे तटीय क्षेत्र में खोलने के लिए राज्य सरकार को हम प्रोत्साहित करें, उनको हम ट्रेनिंग दें। ये नया फील्ड है, तो किसी भी नए फील्ड में थोड़ी आवश्यकता होती है पॉलिसी लाने की, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की, प्रॉपर फंड देने की। और बेसिकली आपके जो 3 बड़े बड़े स्टेक होल्डर है, एक स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बिकॉज इम्प्लीमेंट उनको ही करना है, 12 नॉटिकल माइल में ये सारी कृषि होती है। दूसरे हमारे एंटरप्रेन्योर हैं। तो आज के दिन में लगभग 46 इंडस्ट्रीज इंडिया में काम कर रही हैं, जो कि डिफरेंट, या तो फूड पे है, या फिर इंजीनियरिंग साइड पे है, या फिर आपके फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है। तो उन इंडस्ट्रीज को भी इनसे बिल्कुल जोड़ने का, बिकॉज ये एग्रीकल्चर बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी वो ज़्यादा प्रोसेस भी कर पाएंगे। और तीसरे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्टेक होल्डर है वो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेनली CMFRI, CSMCRI और NIOT भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ICR के जो इंस्टीट्यूट है वो अगर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को सामने लेकर के आए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो प्रोडक्शन काफ़ी मास लेवल पे हो सकता है। तो अगर हम ये तीनों स्टेक होल्डर को साथ मिलाकर के कोलैबोरेटिव वे में आगे लेके चले तो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स जो हम सीड की फेस कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन की या फिर अवेयरनेस की, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स भी अभी न्यू है, उनको ये पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये सारी समस्याएं सरकार के सामने एक चुनौती है और हम लोग उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन। बिल्कुल, और जैसे डॉक्टर जिन्ना ने कहा था कि ये होता रहा है, पारंपरिक तौर पर जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं वो कुछ कुछ निकालते रहे हैं, लेकिन अब इस यहाँ पे चैलेंज ये है कि इसे संगठित करना, सुव्यवस्थित करना और तकनीक के साथ जोड़ना, और इसे हम एक कृषि की तरह अपनाएं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। जैसा मैम ने बताया कि कई इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में है, लेकिन अभी भी जितनी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए शायद वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जना जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं नई तकनीकी, और जब अब सीवीड है, अब हम यही से देख रहे हैं कि मत्स्य पालन विभाग का ये विषय है और हम कह रहे हैं कि ये पौधे हैं, इनको निकालने का तरीका भी मुझे लगता है कुछ कुछ वैसे ही है जैसे हम मछलियाँ निकालते हैं। तो मैं थोड़ा ये समझना चाहूँगी ये किस तरीके से होता है। ये दरअसल मतलब सीवीड भी है, पौधे भी हैं और समुद्री एक उत्पाद भी है, तो इसे किस तरीके से हम समझें? देखिए, मछली जब हम तालाब में करते हैं, कहीं केज में करते हैं, पकड़ने के लिए भी ये एक हमारे लिए कुछ और जाल चाहिए या बोट चाहिए, ये सब होता रहता है। लेकिन ये फार्मिंग क्योंकि कर रहे हैं इन स्टैग्नेंट सिस्टम में, जो राफ्ट हो, रैक हो या रोप हो, वो एक जगह पर रहता है।
एंड जो हम फ्रैगमेंट इसमें इंसर्ट करते हैं वो 45 डेज टू 60 डेज में वो 4 गुना बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल 250 ग्राम हम इंसर्ट करते हैं तो 1 किलो हो जाता है। तो यूजुअली हम देखे हैं फॉर एग्जांपल ए राफ्ट 12 फीट में हम लोग अराउंड 60 किलो का सीड मटेरियल चाहिए इंसर्ट करने के लिए। तो 45 डेज में वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो अबाउट 250 किलो 240 किलो होता है। एंड एक साल में 4 क्रॉप, कम से कम तो 4 क्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा जब सर, इसको जो निकालते हैं इसको हार्वेस्टिंग ही कहते हैं? हाँ, हार्वेस्टिंग बोल देंगे तो इजी है, क्योंकि राफ्ट आप जहाँ रख रहे हैं वो तट तक ले आएंगे एंड इसको रिमूव कर देना है। तो बहुत इजी तरीका है। जो आप ये देख रहे हैं आप लोग, जो वीमेन जो हमारा कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कितना इजीली दे इंसर्ट ऑल्सो सीड मटेरियल, और फार्मिंग के बाद कैसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो पूरा परफेक्ट है आज के दिन में। जो मैडम बोल रहे थे कैसे क्वालिटी सीड मटेरियल लाएंगे, हाई ग्रोथ पोटेंशियल होगा, ये सब इशू के ऊपर हम लोग शोध करते हैं। एंड नए जो टेक्नोलॉजी है फार्मर के पास पे कैसे पहुंचाएंगे, ट्रेनिंग कैसे देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये सब काम चल रहा है। हमारा जो मैडम बोल रहे थे कि CMFRI जो इंस्टीट्यूट है और उनका सेंटर बहुत जगह पर है, मंडपम, भैरवल एंड ऑल, और CSMCRI जो इंस्टीट्यूट है CSIR का, सब इंस्टीट्यूट मिलके हम डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 1 दिन का हो या 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, वहाँ हम हर विषय के ऊपर सीड मटेरियल कहाँ से लाएंगे, इवन कैसे हार्वेस्ट के बाद प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, जो आप बोल रहे थे, सुखाएंगे कहाँ, कितना दिन लगेगा, सुखाने वगैरह भेजेंगे कहाँ, कितना पैसा मिलेगा, सब के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम देखे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इसलिए ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड दे सकता है, या सिर्फ ऑल्टरनेटिव नहीं बोल सकते हैं, एडिशनल इनकम भी दे सकता है। कोई फिशरमैन फैमिली हो, इवन ए 2 मेंबर फैमिली अबाउट 30 राफ्ट मैनेज कर सकता है इजीली। 30 राफ्ट मैनेज करेंगे तो जो 12 फीट वही 12 फीट हम देखे हैं, 4 क्रॉप लेने के बाद कम से कम 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट एक साल में आ सकता है। जी जी बिल्कुल सर, आपने बताया कि इससे कमाई भी कितनी हो सकती है। और लेकिन अब मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि सर ये इस तरह की कृषि करने के लिए क्या किसी तरह की अनुमति, क्या किसी लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता होती है, या फिर कोई भी इसे कर सकता है, मतलब इसके लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं? देखिए, ये एक इशू रहा है, क्योंकि क्या लीज ले सकते हैं क्या नहीं। आज तक तो ऐसे, बिकॉज इट वाज ए स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्टिविटी, कोस्टल एरियाज में होता है, ओनली इंटरटाइडल एरिया में, तो ऐसे कहीं कोई परमिशन लिए नहीं। लेकिन कल के दिन में कमर्शियली कोई इंडस्ट्री आना चाहेगा, डेफिनेटली उनको चाहिए कि एक लाइसेंस कुछ एरिया में होना चाहिए। लेकिन मैडम जो बोल रहे थे 12 नॉटिकल माइल्स जो स्टेट का जुरिडिक्शन में है, तो गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड मैनेजमेंट डायरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके पॉलिसी भी ला रहे हैं कैसे लीज होगा, या कोई डीपर वाटर को जाएगा तो लीज कैसे लेगा, लीज पैसा कैसे होगा। एंड इट शुड नॉट ऑल्सो जो नॉर्मल फिशिंग एक्टिविटी को उसका ऑब्स्ट्रक्ट भी होना भी नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट आएगा। उस पर भी मैं आऊंगी, क्योंकि इसे हम, जैसे हम वीड कहते हैं, वीड मतलब खरपतवार, और खरपतवार को हम इस तरीके से जानते हैं कि जो मुख्य फसल है ये खरपतवार उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्वों को ये ले लेते हैं और मुख्य फसल को नुकसान करते हैं। और अगर हम समुद्री या फिर जलाशयों के खरपतवार की बात करें तो उससे भी कई बार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उससे भी नुकसान होते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी, तो क्या इसकी कृषि करते कुछ सावधानी बरतनी होती है, उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले संजय जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम इसके कारोबार की बात करते हैं, यानी बताया कि इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी इसकी सेट हो चुकी हैं और इसे संगठित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके पूरे कारोबार को अगर हम समझें तो विश्व पटल पर हम कहाँ आते हैं, हमारे यहाँ कितनी अभी और संभावनाएं, कितना आगे हम इसमें विकास कर सकते हैं? जी, सीवीड का अगर हम पूरे विश्व में देखते हैं, इसका करीब 3.5 करोड़ टन समुद्री शैवाल का या सीवीड का उत्पादन हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इसकी कीमत है वो $16.5 अरब के आसपास में है। सो विश्व में आपका एक और प्रश्न था जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि ये तो प्लांट है, ये फिश से कैसे हम लोग इसको कोरिलेट कर रहे हैं। ये एक एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल होता है फिश, और एक्वेटिक प्लांट हो गया जो सीवीड हो गया। सो पूरे विश्व में
सब जगह पे सीवीड को हम लोग एक्वाकल्चर के अंदर ही मानते हैं। एक्वाकल्चर मतलब पानी के अंदर की खेती। तो पानी के अंदर आपकी मछली की भी खेती होती है, मछली को भी पालन होता है, और इसी तरीके से सीवीड का भी कल्टीवेशन या इसकी खेती मत्स्य पालन विभाग प्रोत्साहित करता है विश्व में, अन्य देशों में भी। हमारे देश में अगर इसका देखा जाए तो प्रारंभिक तौर पर अभी जैना सर बता रहे थे कि प्रमुख रूप से तमिलनाडु, लक्षद्वीप, गुजरात और ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे प्राकृतिक रूप से मिलता है और लोग समुद्र से इसको अपने आप निकाल करके लाते हैं और इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा साफ सफाई करके प्रोसेस करने के लिए दे देते हैं। संगठित तौर पे जैसा मैडम ने बताया अभी, नीतू मैडम ने, कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में और भारत सरकार के जो इनपुट्स है उससे स्टेट्स को इनकरेज करना भी शुरू किया है। सीवीड पार्क वगैरह भी हम लोगों ने सक्षित किया है। उद्योग, मैडम ने पहले बताया कि हमारे यहाँ पे 46 विभिन्न प्रकार के उद्योग चल रहे हैं, लेकिन जो घरेलू उसकी आवश्यकता है, अभी भी हम लोग अपने घरेलू उत्पादन, चाहे वो खेती करके आ रहा हो या नेचुरल कलेक्शन करके वो आ रहा हो, हमारा कुल नीड का अभी तक हम कुल लगभग 20 से 30% ही अपने इन कलेक्शन से और प्रोडक्शन से करते हैं। संभावना है 70% अभी भी हम बाहर से इसको इंपोर्ट करके ला रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, न केवल हमारे देश के घरेलू बाजार में, बल्कि जब हम इसको सरप्लस करते हैं तो इसकी मांग वैश्विक बाजार में भी बहुत ज़्यादा है। जी जी, जैसे अभी जल कृषि की बात की जा रही है, तो मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसे हम कृषि के तौर पर ही अपना सकते हैं? सर ने बताया कि एक्वाकल्चर जैसा होता है ये उसी के अंदर आता है, तो क्या इसे एक प्रॉपर, जैसे हम एक किसान है और खेती करते हैं और फसल लेते हैं, तो इसे भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज अगर आप नेचुरल जो हमारी समुद्र में पाई जाती है, अगर उसकी आप क्वांटिटी देखें तो इंडिया में 53,000 टन ही अवेलेबल है। और अभी संजय जी ने बताया कि जो हमारी डोमेस्टिक नीड है वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे, बिकॉज लोगों में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है और स्पेशली फूड इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। नाउ बायोस्टिमुलेंट में भी जो पौधों को ग्रो करने के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात हो गई, दूसरी एक पोटेंशियल एरिया बहुत है एक्सपोर्ट करने का भी। जैसा मैंने बताया कि साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत डिमांड है इसकी, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अब अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में भी अब धीरे धीरे इसका प्रचार फैल रहा है। तो एक्सपोर्ट की भी बहुत पोटेंशियल है, तो हम एक्सपोर्ट करके भी बहुत सारी मतलब इसमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जो डिमांड है आपकी वो नेचुरल जो मिलती है वाइल्ड कैच से पूरी नहीं होगी। इसके लिए हमें ज़रूर अपने आप को कल्टीवेशन करना होगा। जैसे हम दूसरी फसल ग्रो करते हैं वैसे ही सी में इसका ग्रोथ करना पड़ेगा, एक्वाकल्चर करना पड़ेगा। और ये करना बहुत ही आसान है। इसको एक्चुअली ऑफशोर एंड ऑनशोर दोनों एरिया, मतलब तट के पास भी कर सकते हैं। शैलो वाटर में आपने देखा, अपने विजुअल्स में देखा कि विमेन जा रही हैं, बिल्कुल शैलो वाटर है, 4-5 मतलब 3-4 फीट में जा रही हैं और वो निकाल करके ला रही हैं, तो उसमें कुछ रिस्क भी नहीं है। इसको लैंड पे भी ग्रो कर सकते हैं और इसको डीप सी में भी कर सकते हैं। तो 3 तरह से इसको किया जा सकता है। तो डीप सी में बेसिकली कमर्शियल लेवल पे करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डोनेशन भी करना होगा, मैपिंग भी करनी होगी, पोटेंशियल एरिया देखने होंगे। ऑलरेडी 24,000 का वो किया हुआ है एरियाज़ का कि कहाँ कहाँ पे ये पोटेंशियल एरियाज़ CMFRI ने और CSMRI ने किया हुआ है कि किस किस स्टेट में कौन कौन जोन्स पे हम ये ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज जब आप सीवीड ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बोट्स नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे फिशिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो एरिया पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। टूरिज्म फैसिलिटीज़ नहीं हो चाहिए, बिकॉज लोग आएंगे वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरह के जो पोटेंशियल एरिया है उनको हम अलग अगर करके रखें, तो जैसे हम खेत में करते हैं वैसे ही उस एरिया में भी सीवीड की एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर जैना, अब मेरा आपसे सवाल है जो कि हमने बीच में उसे पूरा नहीं किया था, कि जब हम इसको वीड कह रहे हैं, सीवीड यानी खरपतवार एक तरीके से, तो क्या जब हम इसे बड़े स्तर पर करेंगे यानी एक कृषि के तौर पर इसे हम अपनाएंगे, तो इस पे जो अपना एक इकोसिस्टम है, क्या उस पर किसी तरह का प्रभाव पड़ने का खतरा है? समुद्र के अंदर क्या इसके किसी तरह के प्रभाव भी हो सकते हैं? कुछ सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है? देखिए, आज के दिन में जो इंडिया में हमारा खेती है बहुत लो लेवल में स्केल में है। हम लोग ऐसे एक स्टेज में पहुंचे नहीं कि ये एक एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल कंट्री लाइक चाइना, जहाँ जो फार्मिंग होता है टेम्परेट स्पेसीज जैसे लामिनेरिया बोलते हैं, वो कैल्प एक पौधा जो बोल सकते हैं, वन प्लांट विल बी एज बिग एज 50 मीटर।
कैल्प हम बोलते रहते हैं। जी जी कुछ एरिया में नेचुरल बेड में कहीं कहीं बिकॉज ऑफ करंट प्रॉब्लम एंड ऑल वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके कोस्टल एरिया में आके प्रॉब्लम करता है। लेकिन इंडिया में ऐसे कुछ जगह नहीं है जो कि ये कमर्स आके हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कर रहा है। रेदर इसका खेती में एडवांटेज क्या है मैं बोलना चाहूँगा, बिसाइड्स प्रोडक्शन जो बढ़ाएगा, हेल्प करेगा इंडस्ट्री को, उसको छोड़ के भी इसका जो पोटेंशियल है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पोटेंशियल, आज के दिन में हम बोलते हैं कि इंडिया शुड बी वर्किंग फॉर कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। या ये एज बिकॉज इट इज ए प्लांट जो बायो रिमेडिएशन का पोटेंशियल है, जहाँ न्यूट्रिएंट लोड ज़्यादा है, नाइट्रोजन फास्फोरस लोड ज़्यादा है, वो धीरे धीरे अपने कम करेगा। तो रेदर इट विल बी ए पोटेंशियल एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग एक्टिविटी में मानूंगा। जो हम फॉर एग्जांपल केज कल्चर हम करने जाते हैं, लोग बोलते हैं जब ज़्यादा केज कल्चर होगा पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन हम बोलते हैं कि केज कल्चर के साथ इवन दे सीवीड फार्मिंग आप इंटीग्रेट करते हैं, जो हम इम्टा बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मल्टीट्रोपिक एक्वाकल्चर। ऐसे देखें कि एक केज के साथ अबाउट 16 राफ्ट आप डालेंगे तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल है वो 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जो न्यूट्रिएंट निकालता है ऑप्टिकल मटेरियल से या कहीं से भी केज से, वो नाइट्रोजन हो फास्फोरस हो रिड्यूस करेगा। रेदर इट इज ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस में मानूंगा। बस जरूरत ये है कि आप नई जो सही विधि का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपने बताया। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। और फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इसके बाजार की बात करेंगे कि जब हम किसी भी किसान को कहते हैं कि आप ये फसल उगाएं, तो उसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि मैं इसे बेचूंगा कहाँ, इसकी मुझे कीमत कितनी मिलेगी, क्या इसको लेकर सरकार की तरफ से किसी तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव में। आने वाले 5 सालों में हम चाह रहे हैं कम से कम 7 लाख पौधे हम लगाएं और ये काली मिर्च का हब के रूप में हो और हवाई जहाज जगदलपुर में उतरे केवल काली मिर्च के लिए। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इसमें क्या है, कभी पैसा नहीं रहता है ना, उतना समय बीज खरीदते हैं, खातू वातू खरीदते हैं सर। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 29 जनवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। इस बार हम बात करें सीवीड यानी समुद्री शैवाल के बारे में और कैसे ये हमारे किसानों के लिए, हमारे जो मछली पालक हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है और हमारे पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा में भी आने वाले समय में भविष्य में इसकी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। बहुत सारी बातें अभी हमने चर्चा में शामिल की, लेकिन अब जानते हैं कि इसका बाजार कैसा है। क्या इसे एक संगठित बाजार, ऑर्गेनाइज मार्केट मिल सकता है? मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसे हम किसानों के लिए, मछली पालकों के लिए, हमें पता है कि वो मछली उसे कहाँ बेचनी है, लेकिन जब सीवीड्स की बात करते हैं तो कहाँ जाए? जैसा मैंने बताया कि हम लोग ऑलरेडी अपने जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी 70% इंपोर्ट कर रहे हैं जी। तो ऑफ कोर्स देयर मार्केट है। एक ही नीड है कि हम इस जो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जो बना रहे हैं, 46 इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम कैसे किसान से जोड़ें। जी जी। बिकॉज जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको अगर हम प्रोडक्शन वालों को अगर हम कल्टीवेटर से जोड़ेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो भी एक्वाकल्चर फार्मर्स है उनको हम इंडस्ट्री वालों से अगर बाई बैक प्रोडक्ट में ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें या फिर कुछ मार्केटिंग लिंक इस्टेब्लिश करें तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट की भी जो पोटेंशियल है उसको भी हमें बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, बहुत ज़्यादा वो फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं इस सीवीड के एक्सपोर्ट से। तो वहाँ पे भी अगर हम प्रॉपर जो हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी अभी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, उसको थ्रू पॉलिसी अगर हम रिमूव कर दें
तो ये एक्सपोर्ट का भी रास्ता खुल जाएगा और प्रोडक्शन को सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, एक मार्केट लिंकेज और सही दिशा देने की अभी भी थोड़ी सी आवश्यकता है, क्योंकि मांग और आपूर्ति में काफ़ी फर्क है, यानी संभावनाएं बहुत हैं। संजय जी, मैं आपसे अब समझना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं युवाओं की, जैसे आपने बताया कि इसमें स्टार्टअप्स की भी काफ़ी संभावना है, वो किस तरह की संभावना है? जी, जो इसके पहले का आपका प्रश्न था उसमें जो मैडम ने बोला उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ूँ अगर मैं, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि सीवीड एक्चुअली वी आर यूजिंग, हम सबको ही उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप आइसक्रीम अगर खा रहे हैं तो उसमें आइसक्रीम में जो जेली है वो बहुत सारी सीवीड से आ रही है। आप जो कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, फेशियल क्रीम लगा रहे हैं, उसमें जो जेली है या बेस मटेरियल है वो सीवीड से आ रही है। आपके जो प्रयोगशाला में हम लोग पेटी डिशेस यूज़ करते हैं और उसमें जेली आता है जिसके ऊपर हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ करते हैं, वो सब सीवीड का प्रोडक्ट है, आगार का प्रोडक्ट्स है। सो देयर आर, कोई भी आप खाने पीने की चीज़ों में जो जेली का यूज़ होता है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं वो सब सीवीड से आ रहे हैं। सो हमारे देश में इतने सारे उत्पाद, वैरायटी ऑफ उत्पाद है जो सीवीड से हम लोग बनाते हैं, जोड़ते हैं, उसकी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं, वो लोग बाहर से अपना चीज़ें मंगा रहे हैं। एक सवाल जो आपका कि हम यूथ को कैसे अट्रैक्ट करें, स्टार्टअप्स को कैसे इससे जोड़े, हमारा एक भाग है मंत्रालय का, मत्स्य पालन विभाग का, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। उसने एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल भी डेवलप किया है। एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में वो जो यूथ हैं उनको आर्थिक सहायता देते हैं हम लोग कि वो सीवीड की गतिविधि को संगठित करते हुए जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे बाकी दूसरे यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, वुमेन को, जो कार्यकारी महिलाएं हैं, कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं सर? जी हाँ, इसके इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बन रहे हैं। जो आपका भी सीवीड पार्क की हम चर्चा कर रहे थे, सीवीड पार्क में हम लोगों का हब एंड स्पोक मॉडल में एक वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हम लोग इसकी कैसे इस पर बढ़ोतरी हो, इसके साथ में इनिशियली जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर जना, जैसे कि हमने बात की कि हमारे यहाँ 3 तरह के ये सीवीड्स पाए जाते हैं, जिसमें बताया गया भूरा है, एक हरा और एक सर आपने कहा था ब्राउन बताया, लाल बताया था, 3 तरह के। और जो हम अलग अलग तरह की चीज़ें से बना रहे, क्या हम इसमें कुछ पेटेंट करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इसका बाजार आगे बहुत विकसित होने वाला है। देखिए, इसका तो यूज, कमर्शियल यूज आर नोन टू एवरीवन। जो पांडे जी बोले थे कि जो 3 डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूजुअली, जो काराजिनन 1, अल्जिन प्रोडक्ट्स एंड अगर प्रोडक्ट्स, वो कमर्शियल यूज एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, जिसका पेटेंट भी अवेलेबल है आज के दिन में। जितना न्यूट्रिस्यूटिकल हम लोग डेवलप किए हैं, जो 8-10 न्यूट्रिस्यूटिकल के बारे में बोला, सब न्यूट्रिस्यूटिकल्स हम पेटेंट कर चुके हैं। पेटेंट हमारा ऑलरेडी ग्रांट हुआ है। पेटेंट के बाद कमर्शियलाइज भी हो गया एंड उसका कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, मार्केट में भी अवेलेबल है। हमारी चीज़ है, हमारी संपदा है, तो इसका हमें लाभ मिलता रहे और बढ़ेगा भी। मैम, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आज हमने बहुत इससे जुड़ी हुई विस्तृत चर्चा की और बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स भी निकल कर आए। हमारे युवा, हमारे कृषक जो खेती से भी जुड़े हैं या फिर जो मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, कोस्टल एरिया में जो हमारे लोग रह रहे हैं, मछुआरे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सब लोगों को यही बताना चाहूँगी कि जो बोलते हैं कि ये चमत्कारी और एक वंडर ऑफ द सी है, वो सचमुच में एक बहुत पोटेंशियल वाली सीवीड है ये। तो इसका जितना ज़्यादा आप एक्वाकल्चर में आगे आकर के खेती करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम सारी प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है, चाहे वो फंड हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो स्किल हो, और या रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आपको कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। सिमिलरली आज के युवाओं को भी बहुत सारे हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में स्टार्टअप्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स हैं, एंटरप्रेन्योर मॉडल है, स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशंस है। तो कोई भी अगर इस एरिया में आकर के
वो कोई नई चीज़ करनी चाहती है। हमारे पास इनफैक्ट इस एरिया में ऑलरेडी 5-6 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अच्छा। स्पेशली बायो स्टिमुलेंट में बहुत सारे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं। तो आप लोगों को इंडस्ट्री और प्रोडक्शन हाउस से लिंक दिलवाने में और मार्केटिंग लिंक करने में भी डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम और संजना जी आपका भी और सर आपका भी इतनी विस्तृत चर्चा की। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत सारे जो हमारे कृषि से जुड़े हुए युवा हैं उनके मन में भी विचार आया होगा कि कुछ नया किया जाए। हमारे वो मछुआरे जो समंदर किनारे रहते हैं या फिर मत्स्य पालन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध है एक जुड़ाव है समंदर से, उनके लिए भी बहुत सारे नए नए विकल्प सामने आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार लगातार इसे प्रोत्साहित कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं इन्हें समंदर के चमत्कारी पौधे कितने ये लाभकारी हैं स्वास्थ्य के लिए, हमारी जैव विविधता के लिए, और यहाँ तक कि फसलों में इसे आप उनकी बढ़वार के लिए एक न्यूट्रिएंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम विचार विमर्श करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, vicharvimarsh08@gmail.com। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। विचार विमर्श के एक नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।